स्टीव अपना हाथ उठाता है, फिर याद आता है कि वो एक स्कूल के सामने है। हम इसे घर पर निपटेंगे। पैसे अभी। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिए तो मैं खुद जैक के पास जाऊंगा। जाओ पैसे लाओ, सुना तुमने? तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, पत्थर दिल। एला का चेहरा बिल्कुल ठंडा है। तुम जियो या मरो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। वो बस स्टॉप पर बस में चढ़ती है और रायन का इंतजार नहीं करती। स्टीव उसे गुस्से में जाते हुए देखता है। वो अपने हाथ में कुछ 100 के नोटों को देखता है। उसकी वो बेटी काबू से बाहर होती जा रही है। रायन एला के साथ बाहर आया था, लेकिन ये सब होते देख वो पीछे ही रुक गया। उसने दूर से देखा, बीच में आने की हिम्मत नहीं की। जब वो दोनों चले जाते हैं तभी वो बाहर आता है। वो स्टीव को सिर्फ एक ड्राइवर के रूप में जानता था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो एला के पापा हैं। और ये बात कि वो यहाँ आकर पैसे मांग रहे थे जब एला के पास कुछ नहीं बचा है, ये हजम करना बहुत मुश्किल है। उसे लगा था कि बीच में आने से चीज़ें और उलझ जाएंगी और शर्मिंदगी होगी। इसलिए वो पीछे ही रुका और इसका इंतज़ार किया। जैक काफ़ी देर तक कार में बैठा रहता है और आखिरकार ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। वो उस तरीके के बारे में सोचता है जिस तरह एला ने अभी उस पे बरसी, और उसे लगभग हंसी आ जाती है। मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और फिर भी उसे चिंता है कि मैं सच में उससे शादी कर लूँगा, सिर्फ इसीलिए कि उसके पापा ने कुछ अच्छी बातें कह दी। जैक घर पहुंचता है। आंटी चैन उसे देखकर खुश होती हैं। वेलकम बैक यंग मास्टर। जैक धीरे से म कहता है। किसने आपको परेशान किया? आंटी चैन पूछती हैं। वो उसका मूड तुरंत भांप लेती हैं। कुछ नहीं, बस एक पनौती इंसान। जब सोफिया यहाँ आए तो उसे सीधा स्टडी में भेज देना। सोफिया आजकल हमेशा से थोड़ा लेट आ रही है। जैक को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या रोक रहा है। वो मुश्किल से ऊपर गया ही होता है कि सोफिया आ जाती है। छोटे मालिक आज थोड़े अजीब लग रहे हैं। सोफिया भौहें सिकोड़ती है। क्या हुआ? आंटी चैन सिर हिलाती हैं। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ज़रूर इसका कुछ एला से लेना देना होगा। वही एक है जो उन्हें इस तरह चुप करा देती है। सोफिया ऊपर जाती है और स्टडी का दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि जैक अपने कंप्यूटर पर इस साल का सबसे पॉपुलर हॉलिडे कॉमेडी स्केच देख रहा है। वो ध्यान से देख रहा है और सच में हंस रहा है। सोफिया पास आती है और उसके बगल में खाली सीट पर बैठ जाती है। जैक उसकी तरफ देखता है। तुम आ गई। सोफिया उसकी आंखों में देखती है। थोड़ा फंस गई थी। तुम आजकल बिजी भी हो। वो पहले रोज़ जल्दी आती थी, हमेशा जैक से पहले स्कूल ख़त्म करके। लेकिन आजकल लगता है कुछ उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त ले रहा है। इस बात का जिक्र आने पर सोफिया सिर हिलाती है। लेकिन इससे हमारे सेशंस पर असर नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा आने के लिए वक्त निकालूंगी, और तुम्हारे ग्रेड्स हाल ही में काफ़ी सुधर रहे हैं। जैक उसकी तरफ देखता है। तुम ग्रेजुएशन के बाद कैपिटल में पढ़ने का प्लान बना रही हो, है ना? ये सवाल सोफिया को चौंका देता है। सच तो ये है कि उसकी फैमिली काफ़ी समय से उस पर जाने का दबाव डाल रही है, लेकिन वो रुकी रही। वो उसकी तरफ देखती है। तुम्हें क्या पता चला? जैक हल्का सा मुस्कुराता है। क्योंकि मैं ये सब एक बार जी चुका हूँ, लेकिन ये सब कॉलेज एग्ज़ाम्स के बाद हुआ था। ये बातें मैंने उसे नहीं बताई हैं उस वक्त। उसे कभी छोड़ने का ख्याल नहीं आया था। एला ने एक लोकल स्कूल चुना था, इसीलिए वो भी रुक गया था। सच तो ये है कि उस जन्म में एला के मार्क्स टॉप 2 में आने लायक थे, लेकिन उसने यंगविल में रुकने का फैसला किया। जैक को कभी समझ नहीं आया क्यों। शायद वो इस जगह को छोड़ने का दुख नहीं सह पाती। शायद वो रायन को छोड़ने का दुख नहीं सह पाती। उसने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उसने उसे कभी कुछ नहीं बताया। और फिर उसके पापा की उसी दौरान मौत हो गई, जिससे सब कुछ और बुरा हो गया। मैं जाऊंगी, सोफिया कहती है, लेकिन शायद एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद। क्या तुम्हें लगता है मेरे ग्रेड्स मुझे कैपिटल के किसी स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं? सोफिया मेरी तरफ देखती है और सिर हिलाती है। हाँ, अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम वहाँ पहुँच सकते हो। जैक अपने कंप्यूटर पर वीडियो बंद करता है और अंगाई लेता है। तो फिर यही गोल है। सोफिया थोड़ी हैरानी से आंखें झपकाती है। तुम कैपिटल जाना चाहते हो? मैं बस इसमें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जैक कहता है। एक दूसरा मौका मिला है, क्यों ना ऊंचा लक्ष्य रखूं? अगर तुम सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी किस्मत इसे तुम्हारी झोली में नहीं डालेगी। सोफिया उसे देखती है। उसकी आंखों में वो जानी पहचानी आत्मविश्वास वापस आ गया है। बेहतर महसूस कर रहे हो? एला ने मुझे परेशान कर दिया था, जैक मानता है, और उसे जल्दी से स्कूल गेट पर क्या हुआ उसका एक छोटा सा समरी देता है। क्या ये बकवास नहीं है? मैंने उसे शादी करने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा।
उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं उसे जबरदस्ती ऑल्टर तक ले जाऊंगा, और फिर वो मुझ पर इस तरह बरसी। यकीन नहीं होता। यूज़े पसंद है, ठीक है, कोई उसके लिए मरा नहीं जा रहा। ये मेरी ही गलती है, मैं पहले अंधा था। मैंने उसे एहसास दिलाया कि वो इतनी मायने रखती है। सोफिया उसे देखती है और धीरे से कहती है, हमारा जैक सबसे अच्छा है, उस जैसी के लिए तो बहुत ही अच्छा। जैक ये शब्द सुनता है और उसकी तरफ देखता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो उसे एक शांत सच्चाई के साथ सीधे देख रही है। इससे पहले कि वो खुद को रोक पाए, उसका चेहरा गर्म हो जाता है। बाप रे! उसे लगा था कि उसका दिल उसके पिछले जन्म में कहीं मर चुका है, लेकिन जब सोफिया उससे इस तरह बात करती है तो उसके अंदर कुछ बेहद शर्मीला सा जाग उठता है। खुद को संभालने में उसे काफी वक्त लगता है। क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? नहीं, सोफिया कहती है, मैं ऐसी बातें कैजुअली नहीं कहती। तो इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए अलग हूं? इस बात पर सोफिया थोड़ी सख्त हो जाती है। वो नज़र चुरा लेती है और एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन बना लेती है। मैंने अंकल ओवेन से वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। जैसे ही वो उसके पापा का जिक्र करती है, जैक थोड़ा निराश हो जाता है। वो सच में अपनी भलाई के लिए कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें फ्यूचर में किसी और के साथ रहने को कहे तो क्या तुम वो भी मान लोगी? सोफिया मुड़कर जैक को देखती है। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल है। ये देखकर कि सवाल कहीं गहराई में लगा है, जैक बात टाल देता है। भूल जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था, इसे इतना सीरियसली मत लो। तुम मुझे ऐसा फील कराती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। जैक को लगता है कि शायद सोफिया के दिल में उसके लिए सच में कोई फीलिंग्स नहीं है। सोफिया, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? ये सवाल सुनकर सोफिया थोड़ी हैरान होती है और पलकें झपकती है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस उत्सुकता है, जैक कहता है। मेरे पापा के साथ तुम्हारा अरेंजमेंट तुम्हारा मामला है, लेकिन चीज़ों के बारे में तुम्हारी अपनी फीलिंग्स ज़रूर होंगी। अगर कोई है जिसे तुम सच में पसंद करती हो तो खुद को रुकने के लिए मजबूर मत करना। सोफिया बोलने से पहले जैक को काफ़ी देर तक देखती है। हम आजकल हर दिन एक साथ बिता रहे हैं, क्या तुम मुझसे थक रहे हो? उसकी आंखों में दर्द की एक झलक है। जैक खड़ा होता है। मैं घर जा रहा हूँ। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। हे सोफिया, कम ऑन, ऐसे मत करो। लेकिन वो पहले ही चुकी होती है। आंटी चैन उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखती हैं। मिस सोफिया, मैं निकल रही हूँ, सोफिया कहती है। उसका चेहरा कसा हुआ है। जरूर, अपना ध्यान रखना, आंटी चैन जवाब देती हैं। जैक नीचे आता है तो देखता है कि सोफिया पहले ही जा चुकी है। आंटी चैन उसे देखती हैं। क्या हुआ? वो फिर से परेशान है। जैक बड़बड़ाता है, मैं बस बातचीत कर रहा था। वो हर बात का बुरा कैसे मान जाती है? वो बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही जैक उसके पीछे जाने लगता है, आंटी चैन उसे रोकती हैं। प्रॉपर्टी कंपनी के लोगों ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आएंगे। जैक को याद आता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी डील्स के बीच में है। वो खुद को रोकता है और पहले काम निपटाने के लिए रुकता है। जब एला अपनी शिफ्ट के बाद घर पहुंचती है, स्टीव अभी भी वहीं है। किसी और वक्त वो अब तक जा चुका होता, लेकिन वो खाली हाथ वापस आया है। पैसे के लिए अपार्टमेंट छान मारा और कुछ नहीं मिला, और अब वहां बैठकर सिगरेट पी रहा है। जब वो एला को अंदर आते हुए देखता है तो स्टीव कहता है, सारी रात काम किया और घर क्या लाई? कुछ चिल्लर। अगर तुम मुझे महीने के 1000 भी देती हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी जैक जो दे सकता था उसके मुकाबले ये एक नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं जो भी कमाती हूँ खुद कमाती हूँ, एला कहती है। और मेहनत से तुम्हें क्या मिलता है? तुम पूरी जिंदगी में वो नहीं कमा सकती जो जैक तुम्हें दे दिया करता था। सिर्फ इसलिए कि तुम मेहनत करती हो, इसलिए खुद पर इतना गुरूर मत करो। ये दुनिया पैसे और कनेक्शन से चलती है और किसी चीज से नहीं। याद है जब तुम जैक के घर रहती थी तब हमारी जिंदगी कैसी थी? अब हमें देखो। मैं ये नहीं करूंगी, एला कहती है। और क्या तुम्हें स्कैमर का थप्पा हगने और एक दिन पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बस मुझे अपने साथ मत दुबाओ। एला उसकी तरफ घूमती है। तुम फैमिली, मनी और स्टेटस की बात करते हो, तो एक बाप होने के नाते तुमने उसे बनाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? स्टीव चौंक कर हकलाता है। फिर वो खुद को संभालता है। मेरी किस्मत खराब थी, ठीक है? और तुम्हारी माँ एक बेकार औरत जो हमेशा बीमार रहती है, उसी ने मुझे नीचे गिराया। इसीलिए मैंने तुम्हें जैक की तरफ धकेला। रायन के पास क्या है देने के लिए? तुम उससे शादी करोगी और अपनी पूरी जिंदगी तंगी में गुजार दोगी। जैक की फैमिली अमीर है और वो लड़का तुम्हारे पीछे पागल था। तुम्हारा थोड़ा सा प्यार
और वो तुम्हारी मुट्ठी में होता। मैं उसे पसंद नहीं करती, एला कहती है, और मैं किसी ऐसे के साथ नहीं रहूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। पसंद करती हो? किसी को पसंद करने की क्या कीमत है? मैं तुमसे प्यार में पड़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे उसके पैसे लेने को कह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं करूंगी। जब वो जैक के बारे में सोचती है तो वो जानती है कि वो कभी एक ही दुनिया में रहने के लिए नहीं बने थे। वो बस उसके साथ उस रास्ते पर चलने से इनकार करती है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब वो आसपास था तब जिंदगी आसान थी। लेकिन अपने पापा को इस तरह शेखी बघाड़ते देखकर उसे घिन आती है। उन्होंने उसकी माँ को दूर कर दिया, उन्होंने पूरी जिंदगी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और अब वो उसकी कामयाबी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ जुआ खेलते हैं। ऐसा आदमी किसी चीज़ का हकदार नहीं है। स्टीव नाक सिकोड़ता है। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी ये शक्ल नहीं दी होती तो क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी तरफ देखता भी? और हाँ, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे भी अपने ज़माने में बुरे नहीं थे। ओवन में कोई खास बात नहीं है, उस वक्त उसके टेस्ट स्कोर्स मेरे जितने अच्छे भी नहीं थे। वो जहाँ है वहाँ सिर्फ इसलिए पहुँचा क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे थे। एला का चेहरा पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। वो सीधे अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। स्टीव काफ़ी देर तक बाहर खड़ा बकबक करता रहता है। एला टिश्यू पेपर गोल करके अपने कानों में डाल लेती है। अगली सुबह स्कूल में जैक एला को अंदर आते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक साफ निशान है। जैक घूरता है। उसे क्या हुआ? क्या किसी ने उसे मारा? वो कल स्टीव के साथ हुए झगड़े के बारे में सोचता है। क्या उसने सच में घर जाने पर उसे पीटा? एला अपनी सीट पर बैठती है। जो भी उसे देखता है शांत हो जाता है। रायन भी उसे देखता है। चोट देखकर वो साफ तौर पर चौंक जाता है। एला बिना कुछ कहे बैठ जाती है। जैक उसे देखता है। ये खच्चर जैसी जिद्दी, हमेशा बदकिस्मत लड़की, वो खुद को रोक नहीं पाता। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? एला मुड़कर जैक को देखती है। उसका चेहरा ठंडा है। क्या तुम फिर से मेरी मदद करना चाहते हो? ठीक है, तो मुझे कुछ मिलियन दे दो। उन्होंने जुए में कर्ज का पहाड़ खड़ा कर लिया है। तुमसे कुछ मिलियन और मैं तुम्हें डेट करूंगी, कैसा रहेगा? जब वो बोलती है तो उसकी आंखों में मजाक होता है, जैसे वो मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रही हो। उस तरह की नज़र है जो आपका खून खौला देती है। मैं तो बस एक सीधा सा सवाल पूछ रहा था, जैक कहता है, और तुम सीधे मिलियंस और ऊपर से मुझे डेट करने पर पहुंच गई? ये कैसा लॉजिक है? तो फिर मेरे मामलों से दूर रहो। एला अपना सिर नीचे करके दूसरी तरफ देखती है। सच तो ये है कि उसके पापा ने उसे नहीं मारा था। कर्ज वसूलने वाले आज सुबह जल्दी उसके घर स्टीव को ढूंढते हुए आए थे और एला बीच में फंस गई। उन्होंने उसे पैसे का इंतजाम करने की चेतावनी की। जब वो जैक के घर रहती थी तब ऐसी कोई बात उस तक नहीं पहुंचती थी। उसके पापा की तब एक ठीक-ठाक सैलरी थी और जैक के पैसे आते रहते थे। यहाँ तक कि जब स्टीव उससे पैसे लेता था तब भी वो उसे पूरी तरह से कंगाल नहीं करता था। वो जानबूझकर खुलकर पैसे खर्च करती थी। वो पैसे इसीलिए फ्रीली खर्च करती है क्योंकि वो अपने सारे पैसे अपने बाप को नहीं देना चाहती। उन दिनों के मुकाबले अब जो जिंदगी वो जी रही है वो एक तबाही है, लेकिन वो दोबारा जैक के करीब आने से इनकार करती है। अगर उसने वही किया जो स्टीव चाहता था, जैक को लटका कर रखना, उसे लूटना, उसे डर है कि वो आखिर में अपने पापा जैसी बन जाएगी। जैक एला बहुत गर्माजोशी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखता है, असल में मुझे तुम्हारी परवाह है। परवाह शब्द एला को चौंका देता है। वो उसे देखती है। जैक की मुस्कान घूमती है। मुझे परवाह है कि तुम कैसा कर रही हो। जैसे ही मैं सुनता हूं कि तुम्हारे साथ चीजें बुरी चल रही हैं, मुझे पूरी तरह से तसल्ली मिलती है। वो गर्माजोशी भरा सच्चा एक्सप्रेशन, सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले शब्द बोल रहा है। अगली बार जब तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे आए, जैक आगे कहता है, मुझे बताना, मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां होना पसंद करूंगा। एला अपनी टेक्स्ट बुक बाहर खींचती है। उसका एक्सप्रेशन कातिलाना है। अपनी हद पार करने के बाद वो आखिरकार भड़क उठती है। तुम्हें सच में नहीं लगता कि सोफिया के साथ रहने से तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? वो हर मायने में तुम्हारी औकात से बाहर है। उस जैसी किसी का तुम जैसे किसी के करीब आना, उसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा। जैक अपना जबड़ा कसता है। मेरे और सोफिया के बीच जो भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जैक रायन की तरफ देखता है, जो वहां बैठकर ध्यान से कुछ लिख रहा है। आमतौर पर वो अब तक एला का हालचाल लेने भागकर आ चुका होता, लेकिन आज उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। वो बस पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, एला कहती है। सही है, जैक कहता है, और कल जब तुम्हारे पापा आए थे तब भी वो इस मामले से बिल्कुल बाहर था। एला, मुझे मत बताना कि पहले मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं और फिर वो भी।
रायन हमेशा से तेज रहा है। वो कभी भी खुद को ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ने देता जो उसे नुकसान पहुंचा सके। एला के पास भले ही सब कुछ अच्छा हो, लेकिन रायन को उसके जुआ खेलने वाले बाप के बारे में जरूर काफी शक होंगे। पिछले जन्म में उनकी लव स्टोरी के काम आने की वजह ये थी, जैक का परिवार चुपचाप उन दोनों का बोझ उठा रहा था। उस वक्त एला के पास अपने पापा को संभालने के लिए अनलिमिटेड फंड्स थे। अब जब जैक ने रिश्ते तोड़ लिए हैं, एला की जिंदगी की दरारें दिखने लगी हैं। उस दूसरी जिंदगी में एला के साथ ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई होती। जैक ने किसी भी चीज के होने से पहले सब कुछ संभाल लिया होता। अब जैक की बातों से एला को समझ नहीं आता कि वो कहाँ देखे। जैसा जैक ने सोचा था, रायन क्लास के बाद उसे ढूंढने नहीं आता, वो बिजी लगता है। ब्री आती है और एला को एक नज़र देखती है। हे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? वो एक मॉडल स्टूडेंट है। इस तरह की चीज उसके नेचर से अलग लगती है। एला बस कहती है, कुछ नहीं। ब्री जैक को देखती है, फिर वापस एला को। क्या हमें इसकी किसी को रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं। जैक ब्री को एला के आगे पीछे घूमते देखता है और जोर से सोचता है, रायन इतना बिजी क्यों है? ब्री रायन को पीछे देखती है और मुझे बताती है, रायन उस स्पीच पर काम कर रहा है जो टीचर ने दी थी। क्यों? मैं बेपरवाही से कहता हूँ, बिजी है फिर। इस बीच एला यहाँ चोटिल बैठी है और उसने एक नजर देखा तक नहीं है। ब्री भड़क जाती है। ये उन दोनों के बीच की बात है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तुम्हारा इससे क्या मतलब? रायन को किसी से भी ज्यादा एला की फिक्र है। वो उसके लिए सबसे डिवोटेड इंसान है। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्लान भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये कर पाओगे। तुम्हारी फैमिली के पास चाहे कितना भी पैसा हो, तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अपनी जगह नहीं खरीद सकते। जैसे ही ब्री बात करती है, रायन पास में बैठा सुन रहा है, बेतहाशा। ये दुआ कर रहा है कि काश वो उसके मुंह पर हाथ रख पाता। वो इतनी कोशिश कर रहा था कि किसी को ना दिखे, और ब्री को बक बक करते हुए सुनता है, जो सारा ध्यान वापस उस पे खींच लाती है। मैं एला की तरफ मुड़ता हूं। तुम किस स्कूल में अप्लाई करने का प्लान बना रही हो? पिछले जन्म में एला और रायन दोनों यंगविल यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन जैक हमेशा उत्सुक रहा है। एला ने उस पे समझौता क्यों किया, जबकि वो उस वक्त टॉप 2 में जा सकती थी? उसने मान लिया था कि ये रायन की वजह से है। एला उसे देखती है। तुम क्यों जानना चाहते हो? बस उत्सुकता है। जैक एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने सोचा अगर मुझे पता हो कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो तो शायद मैं भी वहीं अप्लाई करूंगा। सबका एक ही स्कूल में होना अच्छा रहेगा, है ना? और मुझे पहली बार देखने को मिलेगा कि क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। क्या तुम सीरियस हो? ब्री बीच में बोलती है, तुम्हारे ग्रेड्स उनके आसपास भी नहीं है। तुम्हें सच में लगता है तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? हाँ, तुमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन तुम हमारी क्लास के टॉप 10 में भी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम उन्हीं के स्कूल में एडमिशन ले पाओगे? एला भी इस बात से सहमत लगती है। वो उसे लगभग रुखीपन से देखती है। हम टॉप 2 के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर कर सको तो साथ आना। एला सच में टॉप 2 में एडमिशन लेना चाहती है। कैपिटल में जाने का मतलब है स्टीव से बच निकलना, उसकी परेशानियों को ख़त्म करना और शायद अपनी माँ को ढूंढना। इसलिए यंगविल यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं उठती। जैक सच में हैरान होकर कहता है, मैं यंगविल से क्यों समझौता करूंगा? एला कहती है, वो शायद तुम्हारी सीलिंग हो सकती है, मेरी नहीं। ठीक है फिर, जैक मुस्कुराते हुए कहता है, टॉप 2 ही सही मेरे लिए भी। ब्री को ये मजाकिया लगता है, लेकिन वो कुछ और कहने से रुक जाती है। उसे डर है कि वो कहीं हद से आगे न निकल जाए और सच में जैक को गुस्सा न दिला दे। वो वापस रायन के बगल में बैठने चली जाती है। जैक कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, वो फुसफुसाती है। उसने कहा कि वो टॉप 2 में जाना चाहता है। उसे सच में नहीं लगता कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, है ना? रायन ऊपर जैक को देखता है। उसने एक बार उम्मीद की थी कि जैक वापस एला के लिए अपनी फीलिंग्स में फंस जाएगा, लेकिन सोफिया के आने से ये बात अब नामुमकिन लगने लगी है। उसकी नज़रें जैक पर टिकी लगी हैं। वो ब्री की तरफ मुड़ता है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जैक को अभी भी एला के लिए फीलिंग्स हैं? हाय, तो ये अच्छा होगा। अगर जैक अभी भी एला को पसंद करता तो कम से कम स्टीव स्कूल आकर तमाशा करना बंद कर देता और एला के पास वापस पैसे आ जाते। ब्री उसकी बात सुनती है और अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। अगर उसने एला के पास वापस जाने के बारे में सोचा भी तो मैं उसे फाड़ दूंगी। रायन ब्री को देखता है। एक ऐसा दोस्त होना जो हर बार बात का मतलब ही नहीं समझता, सच में थका देने वाला है। उस दोपहर रायन और एला अपनी मीटिंग के लिए निकलते हैं। जब वो अकेले होते हैं, रायन उसकी तरफ मुड़ता है। वो चोट क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा ने किया? नहीं, एला कहती है।
कुछ लोग मेरे पापा को ढूंढते हुए आए थे। थोड़ी बहस हुई। पैसे? रायन ने कल काफ़ी कुछ देख लिया था इसे समझने के लिए। एला सर हिलाती है। हाँ। रायन उसे देखती है और एक सांस लेता है। हिम्मत जुटाता है वो कहने के लिए जो उसके दिमाग में चल रहा था। एला, ये ऐसे नहीं चल सकता। क्या तुमने जैक के पास मदद के लिए जाने का सोचा है? कैसी मदद? एला उसे हैरानी से देखती है। क्या तुम उससे पहले पढ़ाती नहीं थी? शायद तुम वापस वही करना शुरू कर सकती हो। मैं मानती हूँ हम पहले उसके साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अभी भी एक अमीर लड़का है, हमें उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए। उसे शायद एक और ट्यूटर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, एला दृढ़ता से कहती है, मैं वो नहीं चाहती। जाक उसे पहले ही निकाल चुका था। वो भीख मांगने नहीं जाएगी। वो भले ही कंगाल हो, लेकिन उसमें अभी भी गुरूर है। इसमें क्या बुराई है? रायन कहता है, तुम बस पैसे के लिए उसे पढ़ाओगी। तुम उस कैफ़े की जॉब से ज़्यादा कमाओगी और तुम्हारे पास अपने पापा की प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता होगा। रायन का एला को जैक की तरफ धकेलना एला को कुछ अजीब लग रहा है। तुम सच में इस बात से ठीक होगी कि मैं उसे पढ़ाऊं? रायन मुस्कुराता है। मैं क्यों परेशान होऊंगा? तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और जैक के लिए तुम्हारे पर पैसे खर्च करना शायद उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होगा। स्कूल में सब जानते हैं कि वो अब सोफिया के करीब है, एला कहती है। अगर मैं अब उसके पास वापस जाती हूँ तो ये कैसा लगेगा? मैं पैसे के लिए वो चीज़ें नहीं करूँगी जो मैं नहीं करना चाहती। रायन आगे कहता है, सोफिया को देर सवेर अफ़वाह के बारे में पता चल ही जाएगा। जब उसे पता चलेगा, वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। तुम बस एक दोस्त के नाते उससे मिलोगी। ये बिल्कुल आम बात है। और सच कहो, तुम उसे सोफिया के साथ बर्बाद होते नहीं देखना चाहती, है ना? एला चुप रहती है। वो इस बात पर सहमत जरूर है। सोफिया हर मायने में बेहद शानदार है, लेकिन ये एक तयशुदा रिश्ता है। सोफिया शायद सच में जाक की परवाह नहीं करती। उसकी चुप्पी देखकर रायन ध्यान से आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि इस बारे में बात कैसे करनी है, तो मैं खुद जाकर जैक से बात करूंगा। मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें वापस अपनी ट्यूटर रख ले। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ। एला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हाई स्कूल पूरा करना है। तुम्हारे पापा के साथ जो हालात हैं, मुझे यकीन नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन तक भी पहुंच पाओगी। एला रायन को देखती है, लेकिन उसे इस बारे में अभी भी बेचैनी महसूस होती है। उसे अपने अंदर गुस्से जैसा कुछ उबलता हुआ महसूस होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जैक के बिना जिंदा नहीं रह सकती? मेरा वो मतलब नहीं था, रायन कहता है। जैक सिर्फ मेरा रिएक्शन देखने के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं उसके सामने झुकने नहीं वाली। और मेरे पापा की इस हालत में अगर मैं जैक के पास जाऊं और उसे इसमें घसीटूं तो मैं कैसी इंसान कहलाऊंगी? बिना किसी जवाब का इंतजार किए एला सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है। उस दोपहर पीई क्लास के बाद जैक ग्रुप से अलग हो जाता है और एक पेड़ की छांव में आराम करता है। रायन टहलता हुआ उसके पास आता है। तुम अकेले क्यों हो? वो एक अच्छे इरादे वाले लहजे में पूछता है। जैक ऊपर देखता है। एक नज़र में उसे पता चल जाता है कि रायन को कुछ चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मेरे यहाँ और भी दोस्त हैं? रायन और एला के साथ हुए झगड़े के बाद से कोई और उसके करीब आने को तैयार नहीं हुआ। उसमें उनके जैसा आकर्षण नहीं है। वो दोनों लोकप्रिय हैं, जहां भी जाते हैं पसंद किए जाते हैं। लेकिन जैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे इस तरह से बाहर किए जाने की सच में परवाह होती तो वो अब तक पागल हो चुका होता। रायन जैक के बगल में बैठता है और उसके साफ तौर पर महंगे एथलेटिक वेयर को देखता है। वो सोचता है कि जैक के पास सच में पैसे हैं। हे जैक, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बोलो, जैक कहता है। रायन एक सांस लेता है। क्या तुम एला को वापस अपने ट्यूटर के रूप में रखने को तैयार होगे? जैक चुपचाप थोड़ा दूर खिसक जाता है। क्यों? एला आजकल बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। तुम्हें पता है ना उसके पापा के साथ क्या चल रहा है? मुझे पता है, जैक कहता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? बस उसकी मदद कर दो, रायन बड़ी सच्ची नीयत दिखाते हुए कहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। तुम्हारे पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। मैं वादा करता हूँ वो ट्यूटरिंग को सीरियसली लेगी। मैं भी तुम्हें पढ़ाने में मदद करूँगा। तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ जाएंगे और फिर हम सब एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। क्या जैक में सच में वहाँ पहुँचने का टैलेंट है, ये दूसरी बात है, लेकिन एक बार एला के एग्जाम्स खत्म हो जाएं, वो आज़ाद हो जाएगी और ये सब उसकी परेशानी नहीं रहेगी। जैक चुपचाप रायन को देखता है। रायन बेचैनी से थोड़ा हिलता है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? जैक कहता है, तुम और एला एक साथ खुश हो और अब तुम यहाँ मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे अपना ट्यूटर रख लूँ।
तुम्हें लगता है मैं बस उसे सैलरी दूंगा और पहले की तरह बेवकूफ़ बनकर तुम दोनों का खर्चा उठाता रहूंगा। रायन अपने होंठ दबाता है और जैक की नज़रों से नज़रें मिलाता है। ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम भी नहीं है। तुमने उसके बर्थडे पर एक बार में लाखों खर्च कर दिए थे। ये तो तुम्हारे लिए जेब खर्च है। मैं अपना एक एक पैसा किसी गरीब पहाड़ी गांव में स्कूल बनाने के लिए दान कर दूंगा, लेकिन एला को एक कौड़ी नहीं दूंगा। मैंने उस पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जैक ये कहकर रायन को देखता है। वो हैरान है कि रायन सच में उससे ये पूछने आया। इसके लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। क्या उससे सच में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? रायन बोलता है, अगर तुम्हारी उससे इतनी नफरत करने की वजह मैं और एला है,